Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do the poems written by our Victorian writer Thomas Hardy. देखिए वैसे तो इन्होंने काफी ज्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, ये एक बहुत अच्छे नोवेलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन नॉवेल्स के अलावा इन्होंने काफी ज्यादा पोएम्स भी लिखी हैं। लाइक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 900 पोएम्स जो है थॉमस हार्डी ने लिखी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी ही पोएम्स कर लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो बार बार पूछी गई है एग्जाम में, उनकी हम छोटे छोटे से समरीज जो है आज इस वीडियो में कर लेंगे। सो ऑलमोस्ट 12 पोएम्स ऐसी हैं जो हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्रिसाइज और छोटी सी समरी होगी, जस्ट सो कि आपको पता हो कि क्या इस पोयम में है और क्या इसकी जो है थीम है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So the first poem is The Darkling Thrush, published in 1901 in Poems of the Past and the Present. So इस कलेक्शन में जो है 1901 में ये पोएम पब्लिश हुई है, Poems of the Past and the Present, written in 1900. 1900 में इसे लिखा गया है। एक 32 लाइन की पोएम है और इसमें 4 स्टेंजाज है और राइम स्कीम है ए बी ए बी। सेट इन न्यू ईयर्स ईव 1899। सो इसकी जो सेटिंग है वो न्यू ईयर्स ईव की रखी गई है 1899 में। अब टाइटल का मतलब क्या है? डार्कलिंग मीन्स द डार्क। इसका डार्कलिंग नाम से ही आपको पता चलेगा कि समथिंग डार्क, कुछ ग्लूमी सी सेटिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। डार्क सजेस्टिंग द पोएम्स ग्लूमी सेटिंग एंड मूड। थ्रश का मतलब होता है हाईलाइट द बर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट और होप। थ्रश एक बर्ड होता है और हम इसमें देखेंगे कि काफी ज्यादा डार्क सी हमें थीम देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें एक छोटी सी लाइट, एक छोटी सी होप होगी, एंड दैट इज दिस बर्ड थ्रश। तो अब इसके समरी में हमें क्या देखने को मिलता है? द स्पीकर स्टैंड्स इन अ कोल्ड ब्लीक विंटर लैंडस्केप एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो हमारे स्पीकर हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड और काफी ब्लीक जो है विंटर लैंडस्केप में खड़े हुए हैं। बिल्कुल वीरान सी जगह हम कह सकते हैं, अंधेरी सी जगह है और इनको काफी ज्यादा होपलेस फील हो रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइक एवरीथिंग इज डेड, और जो स्काई है वो भी ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, और जो ग्राउंड है वो बर्फ की वजह से, विंटर की वजह से फ्रोजन है, जम चुका है। एंड पीपल आर इंडोर्स, और कोई भी बाहर नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल शांति की जगह है। सडनली एन ओल्ड फ्रेल थ्रश अ बर्ड सिंग्स अ जॉयफुल सॉन्ग फ्रॉम अ बेयर ट्री। अब एकदम से इन्हें क्या सुनाई देता है कि एक बर्ड है, थ्रश जो है वो बर्ड है, और एक बिल्कुल वीरान सा एक पेड़ है जिस पर पत्ते भी नहीं है, उसके ऊपर बैठा है और वो एक सॉन्ग जो है अपना सिंग करना स्टार्ट कर देता है। द स्पीकर वंडर्स व्हाई द बर्ड इज सो हैप्पी व्हेन द वर्ल्ड सीम्स सो सैड। और जो हमारे स्पीकर है उनको लगता है कि जो ये बर्ड है ये इतना ज्यादा हैप्पी क्यों है, जबकि आसपास की जो सेटिंग है, जो लोग है, सब कुछ जो है इतना ज्यादा सैड दिखाई दे रहा है। ही थिंक्स द थ्रश माइट नो सम होप ही डजंट। तो उसे लगता है कि हो सकता है इस बर्ड को कोई किसी ऐसे होप के बारे में पता है जो कि हमारे स्पीकर को नहीं पता। बट द पोएम एंड्स विदाउट एक्सप्लेनिंग। लेकिन वो क्या होप है, क्या वो लाइट है, इस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन जो है हार्डी हमें नहीं देते हैं इस पोएम में, और ऐसे ही जो पोएम है वो खत्म हो जाती है, लिविंग द बर्ड सॉन्ग एज अ स्मॉल लाइट इन द डार्कनेस। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड का जो सॉन्ग है वो एक छोटी सी लाइट है डार्कनेस में। तो इस पोएम के थ्रू वो हमें यही बता रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, काफी ज्यादा जो है डार्क हमें फील होता है कि कोई हमारा अपना नहीं है, सारी चीजें जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो वहां पर कोई ना कोई एक छोटी सी होप हमें जरूर मिलती है जो कि हमें जिंदा रखती है। तो उसी चीज की इन्होंने बात की है कि कई बार तो हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि क्या वो एक लाइट है, क्या वो ऐसी होप है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो होती है। तो हमें बस उसे देखने की जरूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट पोएम हैप। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम इसकी देखें तो 1898 में जो है इसे पब्लिश करवाया गया है इन वेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस। इस कलेक्शन में ये आई है, वेसेक्स पोएम एंड अदर वर्सेस। 14 लाइन सोनेट है, सोनेट है जो ये पोएम है, और एबी जो है इसकी राइम स्कीम है। रिटन अर्लियर इन हार्डीज लाइफ रिफ्लेक्टिंग हिज फिलोसॉफिकल व्यूज। तो हमें इसमें इनके फिलोसॉफिकल व्यूज के बारे में पता चलेगा। टाइटल की बात करें तो हैप का मतलब होता है चांस और लक। तो एकदम से जब कोई चीज हो जाती है या फिर आपके लक में जो है वो होगा, डायरेक्टली पॉइंटिंग टू पोएम्स आइडिया दैट लाइफ्स इवेंट्स आर रैंडम। तो हमें इस पोएम में ये पता चलेगा कि जो लाइफ हमारी होती है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और रैंडमली कुछ भी हो जाता है। लाइक अगर हम डेथ की बात करें तो हमें नहीं पता है कि कब हमारी डेथ होनी है, मे बी वो कल हो जाए और मे बी 50 ईयर्स के बाद हो। सो ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और ऐसी काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं।
है। इवन अगर हम कोई प्लानिंग करते भी हैं, तो वो हमारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है और कुछ और ही हो जाता है कई बार। सो नॉट प्लान्ड बाय डिवाइन पावर। और ये भी हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा लिखा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। तो हार्डी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी डिवाइन पावर नहीं है, डिवाइन पावर मीन्स गॉड हियर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भगवान है वही कुछ करते हैं और तो ही चीज़ें होती है। इनका बस कहना है कि जो चीज़ें हैं वो रैंडम होती है और कोई एक ऐसी पावर नहीं है जो कि सब कुछ चला रही है। नाउ इसकी समरी हम देखते हैं। द स्पीकर विशेस हिज सफरिंग केम फ्रॉम अ क्रूएल गॉड हु एंजॉयज हिज पेन एज दैट वुड गिव मीनिंग टू हिज स्ट्रगल्स। तो अब ये सोचते हैं कि कोई ऐसा क्रूएल गॉड होना चाहिए जो कि इनकी लाइफ में जो है पेन हो रहा है जिनकी वजह से, जो कि डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है पेनफुल होगी या ये चीजें इनकी लाइफ में होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनको भी लगता कि चलो कुछ तो मीनिंग है मेरी लाइफ का, मैं किसी को ब्लेम तो कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन ही सेज हिज पेन इज कॉज्ड बाय रैंडम चांस। ये कहते हैं कि कोई ऐसा गॉड या फिर कोई ऐसी पावरफुल फिगर नहीं है जो ये सब कर रही है इनकी लाइफ में। इनका कहना है कि जो पेन इनकी लाइफ में है वो तो रैंडम चांस की वजह से होता है। हैप मीन्स लक एंड चांस, मैंने आपको ऊपर बताया था, विच इज वर्स बिकॉज इट्स मीनिंगलेस। और इनको लगता है कि जो बाई चांस जो चीजें हमारी लाइफ में हो जाती है ये तो उससे भी ज्यादा खराब है, कि हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते और इससे काफी ज्यादा मीनिंगलेस लगती है लाइफ। ही इमेजिन्स अ वर्ल्ड वेयर चांस रूल्स एवरीथिंग। तो ये उसी वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पे चांस जो है वही रूल करता है सारी चीजों को, मेकिंग हिज लाइफ सोरोज फील एम्प्टी एंड अनफेयर। और इसी वजह से इनको जो है, जो लाइफ है वो काफी ज्यादा एम्प्टी लगती है, जो इनका दुख है और जो अपने आप के बारे में सोचते हैं, इनको काफी अकेलापन सा, काफी एम्प्टी फील होता है और अनफेयर लगता है। और इनके पास कोई ऐसा भी नहीं है जिसको ये ब्लेम करते। नाउ चांस क्रैश कैजुअलिटी इज पर्सोनिफाइड एज अ ब्लाइंड फोर्स। और जो चांस है वो एक ब्लाइंड फोर्स है, हमें नहीं पता वो कौन है या वो क्या है। सिंबलाइजिंग हार्डीज बिलीफ दैट लाइफ इज रूल्ड बाय रैंडम इवेंट्स नॉट अ केयरिंग गॉड। तो यही है इनका जो है, थोड़ा सा विश्वास उठ गया था भगवान पर से, गॉड पर से। ये डार्विन को पढ़ रहे थे और जब ये उनको पढ़ रहे थे तो इनके बिलीफ्स जो है चेंज हो गए थे, इतने ज्यादा रिलीजियस नहीं थे। इसीलिए इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो साइकोलॉजी है माइंड की, वो चेंज हो गई थी और इनके हमें देखने को मिलता है कि बिलीव जो इन्होंने इस पोएम में हमें बताए। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज न्यूट्रल टोन्स। 1898 में इसे पब्लिश करवाया गया है। वेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस इसी कलेक्शन में हुई है। 16 लाइन की पोएम है। 4 क्वाट्रेन्स विद ए राइम स्कीम, ये इसकी राइम स्कीम है। रिटन इन 1867 बेस्ड ऑन हार्डीज अर्ली लाइफ। हार्डी की जो है अर्ली लाइफ पर ये बेस्ड है। अब इसके टाइटल की अगर बात करें, न्यूट्रल टोन्स का मतलब है कलरलेस लाइफलेस सेटिंग एंड द स्पीकर्स कोल्ड डिटैच्ड फीलिंग आफ्टर लव एंड्स। तो न्यूट्रल टोन्स हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल कलरलेस सी, बिल्कुल बेजान सी जो है एक सेटिंग है। और जो स्पीकर है उसको काफी ज्यादा डिटैच्ड फील हो रहा है, मतलब कि वो डिस्टेंट फील कर रहा है उसकी जो फीलिंग्स है लव को लेकर। और बिल्कुल वो न्यूट्रल है, उसे कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा और कुछ बुरा भी फील नहीं हो रहा है। अब समरी में देखते हैं। द स्पीकर रिमेम्बर स्टैंडिंग बाय अ पॉन्ड विद अ लवर ऑन अ कोल्ड विंटर डे। तब इसमें जो है एक बिल्कुल ही ऐसी सेटिंग दिखाई गई है, बिल्कुल डार्क सी सेटिंग है, कोई ज्यादा बेजान सी सेटिंग हम कह सकते हैं, कोई ज्यादा चहल पहल वाली चीज नहीं है। और ये अपने एक लवर के साथ खड़े हैं पॉन्ड के पास, और विंटर का टाइम है। विंटर तो वैसे ही हमें ऐसी सेटिंग जो है हमारे माइंड में लाता है जो कि बिल्कुल बेजान है, लाइफलेस है। देयर लव इज डेड एंड देयर टॉक इज एम्प्टी। अब ये क्या बताते हैं कि अपने लवर के साथ खड़े हैं, लेकिन अब जो इनका प्यार है वो खत्म हो चुका है, वो मर चुका है और उनकी जो बातें हैं वो भी खत्म हो गई है। द वर्ल्ड अराउंड देम लुक्स ग्रे एंड लाइफलेस। और जो इनके आसपास का जो वर्ल्ड है वो इन्हें ग्रे दिखाई दे रहा है, लाइफलेस दिखाई दे रहा है। आई टोल्ड यू द सन इज पेल। और जो सन है वो पेल दिखाई दे रहा है। द ग्राउंड इज डल। और जो ग्राउंड वो बिल्कुल डल है। एंड इवन द लवर स्माइल सीम्स फेक। और जो इनका लवर है उसकी जो स्माइल है वो भी फेक है, उसमें भी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। द मेमोरी टीचेस द स्पीकर दैट लव कैन ट्रिक एंड हर्ट। और इस मेमोरी से इन्हें क्या फील हो रहा है कि जो लव है वो आपको ट्रिक कर सकता है और आपको धोखा भी दे सकता है और आप उससे हर्ट हो सकते हैं, लीविंग ओनली कोल्ड न्यूट्रल फीलिंग्स। और जिसकी वजह से जो आपकी फीलिंग्स है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल रह जाती है। द लवर्स फेक स्माइल एंड द टीडियस रिडल ऑफ देयर टॉक रिप्रेजेंट ब्रोकन ट्रस्ट। और जो लवर है उसकी जो फेक स्माइल है
और टीडियस रिडल्स मतलब कि जो वो बातें कर रहे हैं, उनका भी कोई मीनिंग नहीं है, सेंसलेस वो बातें हैं, उनमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ऑफ देयर टॉक रिप्रेजेंट ब्रोकन ट्रस्ट, और इससे हमें पता चलता है कि जो उनका ट्रस्ट था उनके बीच में, वो अब कंप्लीटली शैटर हो चुका है, कंप्लीटली टूट चुका है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स हार्डीज व्यू दैट लव ऑफन फेल्स लिविंग पेन। और तो अब इसमें हमें हार्डी जो है क्या सोचते हैं कि जो प्यार है वो खत्म हो जाता है, वो फेल हो जाता है, और आपके पास सिर्फ पेन ही रह जाता है बाय द एंड। और थीम्स इसमें है लव, लॉस, बिट्रेयल, डिsillusionment एंड नेचर। नेक्स्ट पोएम द गोइंग, पब्लिश्ड इन 1914 इन सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। 1914 में सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इस कलेक्शन में पब्लिश हुई है। 42 लाइन की पोएम है, 6 स्टेंजाज है, इरेगुलर राइम स्कीम है, रिटन आफ्टर आफ्टर डेथ ऑफ हार्डीज फर्स्ट वाइफ एमा। तो ये जो इन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो पोएम्स लिखी है सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये इनकी सबसे ज्यादा फाइन पोइट्री मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब द गोइंग का मतलब क्या है, रेफर्स टू एमा सडन डेथ। जो इनकी वाइफ थी एमा, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। वैसे तो इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी थी भी नहीं, ये काफी ज्यादा डिस्टेंट थे दोनों। लेकिन एमा की जब डेथ होती है तो हार्डी को काफी ज्यादा रियलाइज होता है कि क्यों उन्होंने टाइम पर चीजें ठीक नहीं की अपनी वाइफ के साथ, और जो जो इन्होंने मिस्टेक की है उनका इन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। तो द गोइंग का मतलब यही है, एमा जो है उनकी डेथ हो जाती है इनकी वाइफ की, और वो हार्डी की लाइफ से चली जाती है, जिससे कि हार्डी को एक इमोशनल शॉक लगता है। नाउ द स्पीकर मोर्न्स एमा's सडन डेथ। अब जो है वो मौन कर रही है अपनी वाइफ की डेथ को, आस्किंग व्हाई शी लेफ्ट विदाउट वार्निंग। अब वो पूछ रहे हैं कि क्यों वो बिना ही किसी वार्निंग के एकदम से चली गई। डेथ तो हमेशा सडन ही होती है, वार्निंग किसको मिलती है। ही रिमेंबर्स देयर हैप्पी अर्ली डेज टुगेदर। अब वो याद करते हैं इस पोएम में कि उनके कितने अच्छे दिन हुआ करते, हैप्पी अर्ली डेज होते थे, लाइक राइडिंग हॉर्सेस की, वो हॉर्स राइडिंग करते थे। फील्स गिल्टी फॉर नॉट टॉकिंग टू हर मोर बिफोर शी डाइड। और उन्हें काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उनके मरने से पहले इन्होंने काफी उनसे बातें नहीं की। हर हर डेथ चेंजेस हिज लाइफ फॉरएवर। और उसकी डेथ होने के बाद, इनकी वाइफ की डेथ होने के बाद, इनकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और ये इमेजिन करते हैं कि जो एमा का घोस्ट है वो इन्हें दिखाई देता है, विशिंग ही कुड गो बैक टू देयर पास्ट। और ये सोचते हैं, ये विश करते हैं कि वो वापस अपने पास्ट में चले जाएं जब एमा जिंदा थी। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। जो एमा का घोस्ट है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, हार्डी का गिल्ट सिंबलाइज कर रहा है, एंड लॉन्गिंग फॉर लॉस्ट लव। और ये काफी ज्यादा मतलब तरस रहे हैं उस लॉस्ट लव के लिए जो कि अब कंप्लीटली जा चुका है, और उसके लिए कोई कमिंग बैक है ही नहीं। द पास्ट मोमेंट्स लाइक राइडिंग टुगेदर रिप्रेजेंट हैप्पियर टाइम दैट कांट रिटर्न, शोइंग टाइम्स क्रूअल पावर। और जो टाइम है वो कितना ज्यादा क्रूअल हो सकता है, कितना पावरफुल है, ये चीज भी हमें इस पोएम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पोएम इज द वॉइस, पब्लिश्ड इन 1914, सटायर ऑफ सर्कमस्टांसेस। अगेन ये उनकी डेथ के बाद उसी कलेक्शन में हमें देखने को मिलती है पोएम। 16 लाइन की पोएम है, इन 4 क्वार्टरेन्स विद एन एबीएबी राइम स्कीम। एबीएबी राइम स्कीम और 4 क्वार्टरेन्स है, रिटन आफ्टर एमा हार्डीज डेथ इन 1912। सो द वॉइस रेफर्स टू एमा's इमेजिन्ड वॉइस। अब इसका मतलब क्या है द वॉइस का, कि एमा की जो वॉइस है उसको वो इमेजिन कर रहे हैं हार्डी अब यहाँ पर। उन्हें लग रहा है कि जो एमा है वो इन्हें बुला रही है, हाइलाइटिंग हिज ग्रीफ एंड डिजायर टू रिकनेक्ट विद हर। इससे हमें पता चलता है कि वो कितने ज्यादा दुखी थे, और वो कितना दिल से चाहते थे कि वो दोबारा से जो है एमा के साथ कैसे भी करके कनेक्ट हो सके। द स्पीकर हियर्स एमा's वॉइस कॉलिंग हिम। तो जो स्पीकर है उनको एमा की वॉइस सुनाई देती है, उन्हें लगता है कि वो उन्हें बुला रही है, सेइंग शी इज द सेम वुमन ही लव्ड लॉन्ग अगो। और उन्हें लगता है कि वही वुमन है जो जिससे इन्होंने एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्यार किया था। ये इन्हें लगता है कि जो विंड है उसमें इन्हें कहीं ना कहीं एमा की आवाज आ रही है। ही इमेजिन्स हर इन द विंड वेयरिंग हर ओल्ड ड्रेस। इन्हें लगता है कि वो अपनी पुरानी ड्रेस में आई हुई है, एंड रन्स टू फाइंड हर। और ये यहाँ भागते हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन फिर इन्हें रियलाइज होता है कि वो एमा नहीं है, ना ही वो एमा की आवाज है, वो सिर्फ विंड है। और इन्हें काफी ज्यादा एम्प्टी फील होता है, और काफी ज्यादा अलोन और सैडनेस इन्हें फील होती है। अनश्योर इफ ही कैन कीप गोइंग। और इन्हें लगता है कि पता नहीं वो अब ऐसे जी भी पाएंगे या नहीं। द विंड सिंबलाइजेस हार्डीज इमेजिनेशन और फॉल्स होप। तो विंड से हमें क्या सिंबलाइज होता है यहाँ पर, कि जो हार्डी की इमेजिनेशन है उसका पता चलता है कि वो इमेजिन करते हैं कि एमा उससे बातें कर रही है या उसके आसपास है, और वही चीज उन्हें फिर आसपास दिखने भी लगती है। ये सिर्फ उनके माइंड में है। और उनकी फॉल्स होप का हमें पता चलता है। और एमा's presence, showing his grief-driven longing. Emma's voice represent his memories of their lost love now unreachable. अब जो इनका जो लव है वो अनरीचेबल है, ये उसको रीच नहीं कर सकते। नेक्स्ट
आफ्टर अ जर्नी 1914 में अगेन सटायर ऑफ सर्कमस्टांसेस सेम कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया है। 32 लाइन की पोयम है, 4 स्टेंजाज है, ए बी बी राइम स्कीम है, रिटन आफ्टर हार्डीज विजिट हार्डी विजिटेड प्लेस टाइड टू एमा इन 1913। तो ये वापस से उसी जगह पर जाते हैं कॉर्नवॉल में जहां पर एमा से ये पहली बार मिले थे और जहां पर इनकी जो लव स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी। तो उसके बारे में अब ये पोएम लिख रहे हैं। आफ्टर अ जर्नी यही रिप्रेजेंट करता है हार्डीज रियल ट्रिप टू कॉर्नवॉल आफ्टर एमा's डेथ। एमा की डेथ के बाद ये गए थे क्योंकि ये चाहते थे कि ये एमा को और भी ज्यादा क्लोज से फील कर सके, सीकिंग हर मेमोरी। तो इन्हें लगता था कि अगर ये वापस उसी जगह पर जाएंगे जहां इनकी मेमोरीज है, इनके कुछ यादें हैं जहां ये पहली बार मिले थे, तो इनको अच्छा फील होगा। Now the summary. The speaker visits old places in Cornwall where he and Emma fell in love years ago. So like I told you कि कुछ सालों पहले जब इन दोनों को प्यार हुआ था उसी जगह पर ये वापस जाते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें वहां पर एमा की प्रेजेंस फील होगी लाइक अ घोस्ट इन द क्लिफ्स एंड द सी। तो ये उन्हीं सेम जगह पर सी के पास जाते हैं, क्लिफ्स के पास जाते हैं और इन्हें लगता है कि जो एमा है वो अभी भी वही है। ही टॉक्स टू हर मेमोरी और ये बात करते हैं उसकी यादों से, सेइंग देयर लव इज स्ट्रॉन्गर नाउ देन व्हेन दे फॉट। और वो कहते हैं कि इनका जो प्यार है वो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग है बजाय कि उस टाइम के जब ये लड़ाई करते थे। ही प्रोमिसेस टू कीप कमिंग बैक और वो प्रॉमिस करते हैं एमा से, उसके गोस्ट से, कि वो वापस यहाँ पर आते रहेंगे इवन दो शी इज गोइंग टू फील क्लोज टू हर अगेन। और उन्हें पता है कि अब एमा उन्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी वो उसे क्लोज से फील करना चाहते हैं, तो इसलिए वो प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस इस जगह पर आते रहेंगे। द कॉर्निश लैंडस्केप symbolizes the enduring love Hardy feels for Emma। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा जो है प्यार करते थे एमा से डिस्पाइट देयर ट्रबल्ड मैरिज। लाइक आई टोल्ड यू कि इनकी मैरिज में काफी ज्यादा डिस्टेंस आ गया था इन दोनों के बीच में। इतनी ज्यादा जो है हैप्पी मैरिड लाइफ इनकी नहीं थी लेकिन फिर भी इनको इतना ज्यादा दुख हो रहा है, इतना ज्यादा रियलाइज होता है अपना प्यार फॉर हर वाइफ एमा। हर गोस्ट रिप्रेजेंट हिज रिग्रेट एंड लॉन्गिंग टू फिक्स पास्ट मिस्टेक। और जो गोस्ट इनको बार बार एमा का जो दिख रहा है या इनके दिमाग में है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्होंने जितनी भी गलतियां पास्ट में की है, जो डिस्टेंसेस इनके बीच में आए थे, ये उन सारी चीजों को अब फिक्स करना चाहते हैं। ड्यूरिंग विंड एंड रेन नेक्स्ट पोएम पब्लिश्ड इन 1917 इन मोमेंट्स ऑफ विजन। ये मोमेंट्स ऑफ विजन में जो है ये पोएम पब्लिश करवाई गई है 1917 में। 28 लाइन की पोएम है, 4 स्टेंजाज है इसमें। ABCC राइम स्कीम है, रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। सो वॉर पोइट्री भी थॉमस हार्डी ने लिखी है, सो इट इज वन ऑफ देम। ड्यूरिंग विंड एंड रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? टू द स्टॉर्म दैट एंड्स ईच हैप्पी सीन सिंबलाइजिंग लाइफ हार्डशिप एंड डेथ। तो इन्होंने दिखाया है कि कितनी भी हमारी लाइफ अच्छी हो, कितनी भी हैप्पी मोमेंट्स हमारी लाइफ में आती है, एट द एंड हमारी डेथ हो जाती है और वो सारी चीजें जो है एक टाइम पर आकर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने हर स्टेंजा की एंडिंग में यहाँ पर ड्यूरिंग विंड एंड रेन मतलब कि विंड का सीन दिखाया है और रेन दिखाई है, स्ट्रोम दिखाया है, जो कि हमें बार बार यही सिंबलाइज कर रहा है कि जितनी भी आपकी हैप्पी लाइफ है, जितने भी हैप्पी मोमेंट्स है, वो सारे एक टाइम पर आकर खत्म हो जाएंगे और इन सब की जो है एंडिंग होनी ही है, फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। द पोएम डिस्क्राइब्स अ हैप्पी फैमिली इंजॉइंग लाइफ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक हैप्पी फैमिली है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर सिंगिंग, गार्डनिंग, ईटिंग टुगेदर एंड मूविंग टू अ न्यू होम। वो एक नए घर में भी मूव कर रहे हैं। ईच स्टेंजा एंड्स विद द स्टॉर्म। लाइक आई टोल्ड यू कि हर स्टेंजा जो है एक स्टॉर्म के साथ खत्म होगा, विंड होगी, रेन होगी, दैट डिस्ट्रॉयज देयर जॉय शोइंग हाउ टाइम एंड डेथ रूइन एवरीथिंग। तो जिससे कि हमें पता चलता है कि उनका जो जॉय है, जो भी वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीजें रूइन हो जाती है, वो खराब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म। और इससे हमें यही सिंबलाइज कर कर दिखा रहे हैं हार्डी कि कैसे जो है एट द एंड टाइम की वजह से और डेथ की वजह से चीजें जो है रूइन हो जाती है, खराब हो जाती है। द फाइनल इमेज इज ऑफ देयर ग्रेव स्टोन्स वॉश्ड बाय रेन एज लाइफ फेड्स अवे। और फाइनली इन्होंने पोएम में दिखाया है कि जो फैमिली है उनकी ग्रेव स्टोन्स दिखाई है कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। द फैमिली सिंबलाइजेज ह्यूमन हैप्पीनेस while the wind and rain symbolizes time and death। जो फैमिली है वो ह्यूमन हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रही है और जो विंड और रेन है वो टाइम और डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हर चीज को खत्म कर देती है। और फाइनली जो उनके ग्रेव स्टोन है वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ इनएविटेबल एंड, जिसको नकारा नहीं जा सकता कि लाइफ एक दिन खत्म होनी ही है। रिफ्लेक्टिंग हार्डीज पेसिमिस्टिक व्यू दैट नेचर एंड टाइम ओवर पावर ह्यूमन एफर्ट। ये तो इनकी काफी कॉमन थीम आपको हर चीज में मिल जाएगी कि जो ये काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू रखते थे, इतने ज्यादा ये पॉजिटिव नहीं थे लाइफ को लेकर। ये यही दिखाते हैं कि जो नेचर है और जो टाइम है वो हर चीज को एट द एंड डिस्ट्रॉय कर ही देता है और जो ह्यूमंस है वो हार जाते हैं टाइम और नेचर के सामने। नेक्स्ट,
द मैन ही किल्ड, पब्लिश्ड इन 1902 इन पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इस कलेक्शन में 1902 में इसको पब्लिश करवाया गया है। 20 लाइन की पोएम है, 5 क्वाट्रेन्स है विद एबी राइम स्कीम सेट ड्यूरिंग द बॉयर वॉर। अब बॉयर वॉर में भी इन्होंने काफी, उसके ऊपर भी काफी जो है पोएम्स इन्होंने लिखी है, उन्हीं में से ये एक है। बॉयर वॉर क्या थी कि जो ब्रिटेन के लोग थे या फिर जो ब्रिटिश पीपल थे उनकी साउथ अफ्रीकन के साउथ अमेरिकन के साथ, सॉरी, लड़ाई हुई थी, बिकॉज वो उनको अगेन अपने कॉलोनी बनाना चाहते थे और वो अपना रूल वहां पर स्टेब्लिश करना चाहते थे। सो यही जो है इसकी मेनली थी रीजन था बॉयर वॉर का। द मैन ही किल्ड emphasizes द पर्सनल एक्ट ऑफ किलिंग एंड रिग्रेट ओवर इट। तो ये दिखाते हैं इसमें कि जो वॉर होती है उसमें दो ग्रुप्स हैं या फिर दो आर्मीज हैं, वो एक दूसरे को मारती हैं। जिस तो रियल में उन सोल्जर्स की क्या फीलिंग होती है, जो पर्सन जो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज शोन हियर। द सोल्जर थिंक्स अबाउट किलिंग एन एनिमी इन बैटल। जो सोल्जर है वो सोचता है कि उसे अपने एनिमी को मारना है। ही इमेजिन्स दे कुड हैव बीन फ्रेंड्स, लेकिन वो सोचता है कि वो दोस्त भी तो हो सकते थे। हो सकता था कि वो कोई ड्रिंक शेयर करते साथ में, बिकॉज दे आर अलाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों इंसान है और वो दोनों सेम है। पुअर मैन हु जॉइन द आर्मी फॉर मनी, उन दोनों ने ही सिर्फ पैसों की वजह से आर्मी को ज्वाइन किया है, ना कि इस वजह से कि वो दूसरे लोगों को मारना चाहते हैं। ही वंडर्स व्हाई दे हैड टू फाइट, तो वो सोचते हैं कि हमें क्यों ही फाइट करनी पड़ रही है, क्यों ही हमें वॉर्स करनी पड़ रही है। सेइंग वॉर्स मेक नो सेंस, वो दिखाते हैं कि जो वॉर्स हैं उनकी उनकी कोई सेंस नहीं होती है, सेंसलेस होती है वॉर। बट ही किल्ड हिम, लेकिन फिर भी वो उसे मार देता है, बिकॉज ही वॉज माई फो। क्यों? क्योंकि वो उसका दुश्मन था। द एनिमी सोल्जर सिंबलाइजेज शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और जो एनिमी सोल्जर है, जो दुश्मन उनका सोल्जर है, वो भी सेम ह्यूमैनिटी जो है शेयर करता है, सेम चीजें हैं, सेम फीलिंग्स है। शोइंग वॉर्स सेंसलेसनेस एज इट पिट्स सिमिलर पीपल अगेंस्ट ईच अदर। तो यही दिखा रहे हैं हार्डी यहाँ पर कि सेम लोग, सेम फीलिंग्स के लोग, सेम थिंकिंग के लोग जो है आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से एनिमी बन जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि क्यों वो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को मार देते हैं। द पब सेटिंग रिप्रेजेंट पीस, और यहाँ पर एक पब की भी सेटिंग दिखाई गई है। तो इसमें दिखाया गया है कि हो सकता है कि वो किसी पब में मिलते तो वो फ्रेंड्स बनते बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है पीस को, कॉन्ट्रास्टिंग द बैटल और बैटल के बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है ये पब का सीन दिखाया गया है, सेटिंग दिखाई गई है। देन ड्रमर हॉज, पब्लिश्ड इन 1901, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, इसी कलेक्शन में ये आई है। 24 लाइन की पोएम है, 3 स्टेंजास है, ए बी राइम स्कीम है, सेट ड्यूरिंग द बॉयर वॉर अगेन। ड्रमर होज, इससे टाइटल से हमें क्या पता चलता है, मीन्स द ऑर्डिनरी सोल्जर। ये एक ऑर्डिनरी जो सोल्जर की बात हम करेंगे पोएम में, उसका नाम है। ये एक ड्रमर बॉय था और इसका नाम हॉज था, emphasizing his youth and anonymity. So now the summary, the young drummer boy Hodge, like I told you इसका नाम है, dies in the Boer War, ये वॉर में मर जाता है हॉज, एंड इज बैरिड इन अ सिंपल ग्रेव इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो है ये वॉर हो रही थी, तो इसको वहीं पर दफना दिया जाता है। हिज बॉडी लाइज अंडर स्ट्रेंज स्टार्स। अब ये फॉरेन लैंड है उसके लिए, वो वेसेक्स से बिलोंग करता है, वो साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है, लेकिन वो वहां पर वॉर के लिए गया था, तो उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। तो जो स्टार्स उसके ऊपर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है उसके लिए वो फेमिलियर नहीं है, फार फ्रॉम हिज वेसेक्स होम। द पोएम डिस्क्राइब हाउ हिज डस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ द फॉरेन लैंड। तो इस पोएम से हमें पता चलता है कि जो लोग वॉर में मर जाते हैं उनकी बॉडी को वहीं पर दफना दिया जाता है, तो वो कैसे एक फॉरेन लैंड के, एक एलियन लैंड के जो है पार्ट बन जाते हैं, जो उनकी अस्थियां होती है या फिर जो उनका डस्ट होता है। विद स्टार्स वॉचिंग ओवर हिम फॉर एवर, और जो है स्टार्स हैं वो हमेशा उसको देखते रहते हैं। हॉट सिंबलाइजेज यंग सोल्जर्स सेक्रीफाइस्ड इन वॉर, स्पेशली द बॉयर वॉर। सो इसमें यही हमें सिनेरियो दिखाया गया है कि कैसे जो यंग सोल्जर्स थे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं वॉर में, और वो कैसे अपने घर से दूर रहते हैं मरने के बाद भी। The strange-eyed constellations represent the alien world where he dies. तो strange-eyed constellation मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार्स हम कह सकते हैं। तो इससे यही दिखाया गया है कि एलियन सा वर्ल्ड दिखाया गया है जहां पर कि वो मर गया, कि मरने के बाद भी अपने घर से दूर है। शोइंग वॉर्स क्रुएलिटी एंड imperialism's cost, और इससे हमें अगेन वॉर की जो है क्रुएलिटी को दिखाया गया है। His burial in the earth suggests nature absorbing human loss, और उनका जो बैरियल है, उन्हें जो बैरी किया गया है अर्थ में, उससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन लॉस कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है वॉर की वजह से। नाउ द रूइंड मेड, पब्लिश 1901, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, सेम कलेक्शन में 24 लाइन की पोएम है, 6 क्वाट्रेन्स है, ए जो है इसकी राइम स्कीम है, रिटन एज अ डायलॉग। ये इंपॉर्टेंट है, एक डायलॉग की फॉर्म में जो है इस पोएम को लिखा गया है। और
टाइटल से हमें पता चलता है ruined made is ironic as Melia seems सक्सेसफुल डिस्पाइट बीइंग ruined। तो जो मिलिया है इसमें कैरेक्टर हम एक देखेंगे, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है लेकिन वो ruined है, तो उन्हीं के ऊपर जो है एक टाइटल रखा गया है। टू women मीट इन टाउन, जो दो women है वो मिलती हैं टाउन में। वन अ कंट्री गर्ल, एक सिंपल कंट्री गर्ल है, सीज हर ओल्ड फ्रेंड मिलिया, वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलिया को देखती है, जो कि एक टाइम पर काफी ज्यादा पुअर हुआ करती थी लेकिन अब वो काफी रिच दिखाई दे रही है उसे और काफी फैंसी दिखाई दे रही है। मिलिया से शी इज रूइंड, अब वो मिलिया उसे बताती है कि वो रूइंड है, मीन्स कि अब उसने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया है जिसकी वजह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, मीन्स शी इज अ प्रोस्टिट्यूट नाउ। lost her virtue likely through prostitution but enjoys her new wealth and clothes। लेकिन वो कहती है कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है, आई एम नॉट गुड इनफ टू फिट इन द सोसाइटी, बट आई एंजॉय माई लाइफ। वो कहती है कि जो वेल्थ है, जो पैसा मुझे मिला है या जो कपड़े मुझे मिले हैं, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को काफी ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। द कंट्री गर्ल इज सरप्राइज्ड, और जो उसकी फ्रेंड है कंट्री गर्ल, वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड फील करती है और उसे जेलसी भी होती है अपनी फ्रेंड मिलिया से, मिलिया सक्सेस डिस्पाइट हर ruin, उसकी सक्सेस से। Millia's ruin symbolizes society's harsh judgment of women who break moral rules। अब इसमें विक्टोरियन एरा में जो जजमेंटल सोसाइटी थी स्पेशली फॉर द वुमेन, ये थीम भी उठाई है हार्डी ने। इन्होंने बताया है कि वो पुअर थी, उसकी लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, उस टाइम पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना प्रोफेशन ऐसा ले लिया है जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन का उन्होंने सहारा लिया है, तो अब जो सोसाइटी है वो उसको जज करती है एंड दे से शी इज नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। सो डबल स्टैंडर्ड जो है हमें सोसाइटी यहाँ पर देखने को मिलती है विक्टोरियन टाइम की, रिवॉर्डिंग हर आउटवर्डली। द कंट्री गर्ल एनवी रिफ्लेक्ट्स द अनफेयर चॉइस बिटवीन पॉवर्टी एंड moral ruin। द पोएम critique Victorian hypocrisy about women's virtue। We have discussed it. Next, The Convergence of the Twain, published in 1912 in Poems of the Past and the Present। Later edition आया था इसी का, तो उसमें जो है इस पोएम को ऐड किया गया है। रिटन फॉर द टाइटैनिक डिजास्टर, टाइटैनिक जो एक बहुत ही अच्छा शिप माना जाता था एक टाइम पर, जो कि डूब गया था, उसी के ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। 33 लाइन्स की पोएम है और 11 टर्सेट्स हैं इसमें, मीन्स की 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम टर्सेट बोलते हैं, और ए इसकी राइम स्कीम है। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन का मतलब है मीटिंग ऑफ टू थिंग्स। कन्वर्जेंस का मतलब ही होता है जब दो चीजें मिलती हैं, तो इसका मतलब है मीटिंग ऑफ टू थिंग्स। टू थिंग्स वर व्हाट हियर, शिप एंड द आइसबर्ग। आइसबर्ग से ही जो है टाइटैनिक हमारा टकराया था जिसकी वजह से वो डूब गया था, तो इन दोनों का मिलना, इसी पर जो है इस टाइटल को रखा गया है, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। तो ये कहते हैं कि इन दोनों का मिलना जो है वो फेट में था, वो था ऑलरेडी किस्मत में, और इसीलिए जो है इन दोनों का कोलिजन हुआ था, ये दोनों आपस में टकराए थे। द पोएम डिस्क्राइब्स द टाइटैनिक, अ फैंसी शिप बिल्ट विद ह्यूमन प्राइड। और जो टाइटैनिक है वो यहाँ पर ह्यूमन के प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा प्राइड फील करते हैं ह्यूमन जब वो कोई भी नई इन्वेंशन करते हैं। सिंकिंग आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, और जो उनकी जो प्राइड है वो डूब गया था, टाइटैनिक डूबा था, उसके साथ ही जो ह्यूमंस है उनका प्राइड भी डूब गया था बाय हिटिंग द आइसबर्ग। इट सेज द शिप एंड आइसबर्ग वर फेटेड टू मीट। अब वो कहते हैं कि इनकी किस्मत में था दोनों के मिलना है, शिप को भी और आइसबर्ग को भी। ग्रोइंग टुगेदर इन द सी अंटिल देयर सिनिस्टर मेट कोलिजन हैपेंड, और इन दोनों को जो है एक साथ ही सी में जो है मिल जाना है। एन अनसीन फोर्स द स्पिनर ऑफ द ईयर्स प्लान दिस ट्रेजेडी टू शो ह्यूमन प्लान्स आर वीक। और इससे इन्होंने ये दिखाया कि जो ह्यूमंस प्लान बनाते हैं, कि उस पर लिखा गया था इनएविटेबल, की खत्म नहीं हो सकता, डूब नहीं सकता, अनसिंकेबल, एवरीथिंग वाज रिटन ऑन द शिप टाइटैनिक, लेकिन फिर भी जो है वो डूब जाता है। इससे हमें दिखाया गया कि जो हम ह्यूमंस प्लान बनाते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो कितने ज्यादा वीक होते हैं, और जो लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है। और जैसे हमने पीछे एक पोएम की थी, तो हाँ, उसमें हमें ये दिखाया गया था कि बाय चांस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लक में हो सकता है, एंड यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। द टाइटैनिक symbolizes human pride and ambition, while the iceberg represent nature's power। So जो टाइटैनिक, लाइक आई टोल्ड यू, कि ह्यूमन प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइसबर्ग जो है वो नेचर की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स पब्लिश्ड इन 1917 इन मूवमेंट्स ऑफ विजन। 1917 में मूवमेंट ऑफ विजन इस कलेक्शन में ये आई है पोएम। 20 लाइन की पोएम है इन 5 क्वाट्रेन्स विद एबी राइम स्कीम। एबी जो है इनकी इसकी राइम स्कीम है, रिफ्लेक्टिंग ऑन हार्डीज लेगेसी। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, आफ्टरवर्ड का मतलब है रेफर्स टू द लाइफ आफ्टर स्पीकर्स डेथ। अब वो दिखाते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो लोग उनको कैसे याद करेंगे, आफ्टरवर्ड्स, उनके बाद।
focusing on how he will be remembered. The speaker wonders how people will remember him after he dies. तो वो सोचते हैं कि कैसे लोग उन्हें याद करेंगे जब उनकी डेथ हो जाएगी. He imagines them noticing nature. अब वो इमेजिन करते हैं कि मैंने नेचर पोइट्री लिखी है, नेचर के बारे में मैंने इतना कुछ लिखा है, तो मेरे जाने के बाद जो भी मेरी पोइट्री पढ़ेगा वो नेचर को तो जरूर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा. वो नोटिस करेंगे नेचर को, लाइक ड्यू ऑन द ग्रास, जो छोटी छोटी सी बूंदे होती हैं घास के ऊपर. सुबह सुबह जब हम उठ के देखते हैं, हॉक फ्लाइंग बर्ड की बात कर रहे हैं, और स्टार्स एट द नाइट. तो ये सारी नेचर की चीजें जिनके बारे में इन्होंने बात की है, तो इन सारी चीजों को लोग जरूर से इमेजिन तो करेंगे ना, जरूर से नोटिस तो करेंगे. एंड होप्स दे विल से ही वॉज अ मैन हु लव्ड सच थिंग. और ये सोचते हैं कि जरूर वो लोग ऐसा कहेंगे कि ये एक ऐसा आदमी था जो इन चीजों से प्यार करता था, नेचर से प्यार करता था. ही वॉन्ट्स हिज लाइफ टू बी रिमेम्बर्ड फॉर सीइंग ब्यूटी इन स्मॉल मोमेंट्स. और वो चाहते हैं कि इनकी लाइफ को जो है याद किया जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में जो है ब्यूटी देख लेते थे, छोटे छोटे मोमेंट्स में जो है ये ब्यूटी ढूंढते थे. नेचर, ड्यू, हॉक, स्टार सिंबलाइज लाइफ स्मॉल फ्लीटिंग ब्यूटीज दैट हार्डी वैल्यूड. तो ये सारी चीजें जो वैल्यू करते थे वो छोटी चीजों को, वही रिप्रेजेंट कर रही है. द स्पीकर्स विश टू बी रिमेम्बर्ड रिफ्लेक्ट हार्डीज होप दैट हिज पोएट्री विल लिव ऑन. तो स्पेशली तो वो यहाँ पर यही सिंबलाइज कर रहे हैं, यही चाहते हैं एक्चुअली वो, कि जो उनकी पोइट्री है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए. सालों साल जो है वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें उनकी पोइट्री को और उससे कुछ ना कुछ सीखें और वो नेचर के करीब भी जाएं. द पोएम शोज हिज क्वाइट एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया था. उन्हें पता था कि एक ना एक दिन तो उन्हें मर जाना है, और वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अनलाइक हिज यूजुअल पेसिमिज्म. और मोस्टली इनकी पोएम्स में हमने पेसिमिज्म देखा है, नेगेटिव से इनके थॉट्स रहते हैं, लेकिन इसमें हमने देखा है कि थोड़ा सा ऑपोजिट है, कि हैप्पीली अपनी डेथ को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, सो वी कम टू द एंड. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई हैव ट्राइड कि बिल्कुल छोटे छोटे से समरीज के साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है थॉमस हार्डी के वो समझ में आ जाए. एंड आई होप आपको आ भी गई होगी. सिंपल वे में मैंने कोशिश की है बताने की. और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी पोएम है जो कि मैंने इंक्लूड नहीं की है एंड यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, कमेंट इट डाउन, आई विल ब्रिंग द समरी फॉर यू. और कुछ और अगर आपको डाउट्स है, कुछ और आप चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन and let me know about it. So like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.